हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश ज्ञान में। पिछले 3 वीडियो में हमने पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम पर्वत, पठार और मैदान इन तीनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 45-40 क्वेश्चन हैं। सारे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो इस टॉपिक से आज की जो वीडियो है इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। मतलब कि हमारे क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर क्षेत्र पर्वत पाया जाता है, तो 26% भाग पे। और पठार कितने पे पाया जाता है, 33% पे। पठार कितने परसेंट पे, 33% पे। और सबसे ज़्यादा क्या है पाया जाता है, मैदान जो है कि 41% है। 41% है मैदान। कितने परसेंट है, 41% भाग पे मैदान पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। तो पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल में की जाती है, तो द्वितीय श्रेणी में। जैसे द्वितीय श्रेणी में और क्या 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 आते हैं, पर्वत, पठार और मैदान, झील, ये चारों द्वितीय श्रेणी में आते हैं। वीडियो में मैंने बताया, अच्छे से बताया कि ये पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, इन्हें क्या कहा जाता है और इसमें क्या क्या भाग डिवाइड किया गया है, कौन कौन से किस में रखा गया। ठीक है, तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, पर्वतों के विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। मतलब पर्वतों पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 1% जनसंख्या निवास करती है। और पठार पे कितनी परसेंट, 9%। पठार पे 9%। और सबसे ज़्यादा मैदान पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 90%, क्योंकि वहाँ सपाट रहता है, लोगों को रहने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सबसे कम रहते हैं पर्वत पे और सबसे ज़्यादा मैदान पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉली ने, जो एक जॉली बहुत बड़े पर्वतों के बारे में विशेषज्ञ थे, उन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत दिया था। अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल पर्वत किस पर्वत के उदाहरण हैं। तो अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, जिसे इंग्लिश में हम रेसिड्यूल माउंटेन कहते हैं। तो मैंने वीडियो में बताया कि पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, वलित पर्वत जिसे मोरदार पर्वत कहा जाता है, और दूसरा है भ्रंशोत्य पर्वत जिसे अवरोधी पर्वत कहा जाता है, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवाद। सियरा नेवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो भ्रंशोत्य पर्वत जिसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। हिंदी में अगर दिक्कत हो तो इसे इंग्लिश में याद करना आसान होगा, ब्लॉक माउंटेन, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवाद, ये तीनों कौन से पर्वत हैं, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अगला है हमारा, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत आते हैं, किस पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जो रॉकी है वो कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। और आल्पस पर्वत यूरोप में। हिमालय को तो हमें पता ही है, नेपाल और चीन के बॉर्डर पे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हिस्सा नेपाल में ही है। ठीक है, अगला है हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है। तो तेठीस से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय, आज जहाँ हमारा हिमालय है वहाँ कभी बहुत तेठीस सागर हुआ करता था। तो वलित के कारण, मतलब वलित क्रिया के कारण वहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये 2 महाद्वीपों के विभाजित करता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। कौन सी है, एकांकागुआ। अगला है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी यहाँ किस देश में पाई जाती हैं।
नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। ब्लू हिल, ब्लैक हिल और ग्रीन हिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में आता है। अभी CHSL का पेपर हुआ है, उसमें आया था कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो यूएसए में स्थित हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला किस देश की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो श्रीलंका की है ये पॉइंट पेड्रो। ये याद रखिएगा, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका के हमारे जो देश बगल में है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरिनीज है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज पर्वत। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? जैसे मैंने ऊपर बताया कि पठार कितने प्रतिशत भाग पे पाया जाता है? 33% भाग पे पठार का विस्तार पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? मतलब ज़्यादातर कोयला, खनिज तेल और मैग्नीज, ये तीनों चीज़ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। और भी चीज़ पाए जाते हैं लेकिन ये मुख्य हैं, इतने सारे पाए जाते हैं में ज़्यादातर। जो पठार चारों तरफ से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पर्वतीय पठार कहते हैं। जो पठार चारों तरफ पर्वत से घिरे रहते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? तो पर्वत पादीय पठार कहा जाता है। मैंने जो पठार का वीडियो बनाया है उसमें सब इन सब के पर्वत जितने भी प्रकार के पठार पाए जाते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार और बोलिविया का पठार, ये चारों कौन से पर्वत के उदाहरण है? किस पर्वत के उदाहरण है? तो अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार और बोलिविया का पठार। पेपर में इस तरह पूछा जाएगा कि इनमें से 4 ऑप्शन रहेंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा मैक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार, बोलिविया का पठार और बेटागोनिया का पठार। मतलब चारों में से एक ऑप्शन निकालना रहेगा कि कौन सा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन अगला प्रश्न हमारा बेटागोनिया का पठार किस पठार का उदाहरण है? पर्वतपाती पठार का उदाहरण है बेटागोनिया का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, जो अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है। पेटावार पठार किस देश में स्थित है? तो पेटावार, जैसे नाम से लग रहा है पेटावार, से पेटावार फिर पाकिस्तान। पेटावार का पठार कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। लोएस पठार किस देश में स्थित है? लोएस का मैदान भी है एक। लोएस का पठार कहाँ स्थित है? चीन में। ये हवाओं के द्वारा, पवन के द्वारा बना है, इसका निर्माण हुआ है। इस तरह एक और अनातोलिया का पठार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तुर्की में। पोंटेनिक तथा टारस पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है अनातोलिया का पठार। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। एशिया माइनर का पठार ईरान में पाया जाता है। एशिया माइनर का पठार कहाँ पाया जाता है? ईरान में। अगला प्रश्न है तिब्बत का पठार किसके मध्य स्थित है? तो हिमालय पर्वत और क्युनलुन के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार। इसके हिमालय पर तिब्बत का पठार के एक बगल में है हिमालय पर्वत और दूसरे साइड में है क्युनलुन का पठार। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। बोलिविया का पठार में किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन का उत्खनन किया जाता है बोलिविया के पठार में सबसे ज़्यादा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 41% स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल पर पाया जाता है मैदान का विस्तार। और इस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 90% जनसंख्या मैदान पे निवास करती है।
अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो 90% ही था। अभी मैंने बताया कि 90% हिस्सा मैदान पे निवास करती है। और पठार पे कितनी प्रतिशत? 9 पे। और पर्वत पे 1% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थल को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो मैदान को सभ्यता का पालन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवन अपरदित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। जो पवन अपरदित मैदान के यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। संप्राय मैदान, संप्राय मतलब मैदान मतलब पेनप्लेन, पेनप्लेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है। इसी तरह है एक और पेडिप्लेन, पेडिप्लेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हवाओं के द्वारा होता है पेडिप्लेन का निर्माण। पेडिप्लेन मैदान का निर्माण हवाओं के द्वारा होता है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो मतलब दो पर्वतों के बीच में जो एक मार्ग बन जाता है, जो गैप के कारण मार्ग बन जाता है, उसे दर्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर्रा। पहले के समय में जो विदेशी आते थे, मतलब यूरोपीय आते थे, तो इसी दर्रे के रास्ते ही आते थे हमारे देश में। ठीक है। लोएस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लोएस के मैदान न्यूजीलैंड, यूक्रेन और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो इसी तरह लोएस का एक पठार था जो चीन में पाया जाता था, और लोएस के मैदान है जो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड, यूक्रेन और अर्जेंटीना में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या मैदान पर निवास करती है? 90%। ये शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन कोई भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।